फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि हमारी जो पृथ्वी है वो आंतरिक भागों से कैसी दिखाई देती है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। उसके बाद ग्रहों की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद क्या है, ग्रह में हमारी पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह है। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम अपनी पृथ्वी को बाहरी संरचना के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज हम पृथ्वी की हमारी जो पृथ्वी है वो आंतरिक भागों से कैसी दिखाई देती है। ऊपर से तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारी पृथ्वी आंतरिक स्वरूप में कैसी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कुछ स्रोतों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे, जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 स्रोतों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक तो होता है अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। इनके माध्यमों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो अप्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से हैं? घनत्व, दाब, तापमान। इनके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। और प्राकृतिक में कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी क्रिया और दूसरा है भूकंप। जिसमें से भूकंप हमारा जो है वो सबसे मजबूत साक्ष्य है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं यही एक हमारा वैज्ञानिक दृष्टि से, भूकंप के द्वारा ही हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी के, ये हमारी पृथ्वी है, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? घनत्व, दाब, तापमान, ये क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जब हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं तो घनत्व बढ़ता है, दाब बढ़ता है और तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज से की जाती है। जैसे कि प्याज में लेयर होती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में भी क्या परतें होती हैं। जिस प्रकार प्याज जो होता है उसमें कई परतें होती है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी क्या परतें होती हैं। तो सबसे पहली परत कौन सी होती है? सबसे पहली परत होती है भूपर्पटी। इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। और ये होती है मेंटल। और ये होती है क्रोड। 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाली को भूपर्पटी और दूसरी को मेंटल, तीसरे को क्रोड बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसे इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल, कोर बोलते हैं। हम तब की बात कर रहे हैं जब हमें ये नहीं पता था कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं, आंतरिक भाग में कैसी दिखाई देती है, तब की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन स्रोतों के माध्यम से कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो घनत्व, पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का, ऊपरी परत का कितना घनत्व है? तो ये 3 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जबकि अगर हम केंद्र की बात करें, अगर हम कोर की बात करें, तो इसका घनत्व होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये होता है हमारी कोर का घनत्व। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व अधिकतर प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ऊपरी परत है इसका 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और जबकि ये हमारी जो कोर है इसका 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मतलब पृथ्वी का इतना घनत्व कैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी का इतना घनत्व कैसे बढ़ रहा है कि यहाँ पे 3 और यहाँ पर 13 है। तो फिर पता चला कि पृथ्वी पर अत्यधिक फोर्स डाला जा रहा है, पृथ्वी पर अत्यधिक फोर्स डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व इतना हो जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक तथ्य और सामने निकल कर आता है कि पृथ्वी, चाहे आप किसी वस्तु पर कितना भी दबाव डालिए, एक निश्चित सीमा होती है उसका घनत्व बढ़ने की, उसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता है। तो इससे ये पता चला कि सिर्फ दबाव के कारण पृथ्वी की आंतरिक भाग का इतना घनत्व नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ दबाव के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों का इतना घनत्व नहीं बढ़ रहा है। फिर इसके बाद एक तथ्य और निकलकर सामने आता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जिसका आंतरिक भाग जो क्रोड है, इसका जो, इसे हम सियाल कहते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसे सीमा बोलते हैं, इसे सियाल, इसे सीमा, और इसे हम निफे बोलते हैं, इसे हम निफे बोलते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिलिका एल्यूमिनियम से बनी होती है, और क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। और सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। और जो कोर है इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड है वो भारी धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। निकेल और आयरन जैसे खनिज तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसके कारण क्या हमारी जो पृथ्वी है, जो क्रोड है, उसका घनत्व इतना है। तो एक बात ये आई सामने कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो क्रोड है उसका घनत्व शायद निकेल और फेरस जैसे खनिज तत्व भारी धातुओं से मिलकर के बना है, जिसके कारण इसका घनत्व इतना है। तो इसके बाद में, तो इससे हमें ये बात पता चल गई। फिर तापमान, पृथ्वी के 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, 32 मीटर की, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी के 32 मीटर की, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के कितनी गहराई पर, पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई पर जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस
तापमान की वृद्धि होती है। तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। लेकिन ये हर जगह पर समान रूप से नहीं होती है, कहीं पर यह बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो इससे भी हमें क्या पता लग रहा है कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में हो रही है। तो केंद्र जो हमारा है, यहाँ पर इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र का तापमान कहीं कहीं पर ये 6000 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाता है। तो जो 5500 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे क्या समझ में आया कि केंद्र का तापमान तो बहुत अधिक है। तो इससे भी एक बात सामने आई कि केंद्र का तापमान अगर इतना है तो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कोई परत तो ऐसी होगी जो द्रव अवस्था में होगी। तो इससे भी एक तथ्य ये सामने निकल कर आता है। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी की क्रिया से कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो हम जब ज्वालामुखी कहीं पर भी, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है? भारी मात्रा में लावा, अगर लावा पृथ्वी के अंदर है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और जब वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ही नाम है। अगर पृथ्वी के अंदर है तो उसे हम मैग्मा बोलेंगे, और अगर पृथ्वी के बाहर है तो उसे हम लावा बोलेंगे। तो जब पृथ्वी के ऊपर कोई भाग लावा किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था, तरल अवस्था में होता है। तो इससे भी एक बात ये सामने आई कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई भाग तो द्रव अवस्था में है, जिसके कारण क्या, लावा जो है वो द्रव अवस्था में बाहर निकलता है। तो पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में एक तथ्य ये भी सामने आता है। फिर अब हम भूकंप से देखेंगे कि आखिर भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे समझा जा सकता है। तो भूकंप को अब हम डिटेल से देखेंगे, क्योंकि भूकंप के द्वारा ही हमें पृथ्वी के बारे में एकदम क्लियरिटी, मतलब एकदम सही जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो अब हम भूकंप से देखेंगे कि भूकंप की क्रिया से कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। भूकंप की क्रिया से समझेंगे हम। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक, दूसरी होती है द्वितीयक, और तीसरी होती है धरातली। इसे हम पी वेव बोलते हैं, इसे एस बोलते हैं, इसे एल बोलते हैं। जो हमारी पी वेव होती है, ये पृथ्वी के अंदर जो हमारी ये पी तरंगे होती हैं, ये पृथ्वी के, ये किसी पदार्थ के, ये किसी भी पदार्थ के ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विचरण कर सकती हैं। मतलब पृथ्वी पदार्थ के ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में जा सकती हैं, चल सकती हैं। और जो हमारी एस तरंगे होती हैं, ये पदार्थ के सिर्फ ठोस अवस्था में ही चल सकती हैं। इनकी प्रकृति ऐसी होती है। तो जब हम पृथ्वी की संरचना के बारे में समझते हैं तो इनकी ये जो होती हैं पृथ्वी के अंदर, अगर ये पृथ्वी के अंदर सीधी जा रही हैं तो
तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर हर जगह पे घनत्व समान है। अगर ये पृथ्वी के अंदर सीधे मार्ग से जा रही, सीधे मार्ग में जा रही है, और अगर ये पृथ्वी के अंदर विचरण के द्वारा, मतलब कि अगर ये पृथ्वी के अंदर टेढ़े मेढ़े होकर जा रही हैं और परावर्तित केंद्र की ओर मुड़ जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर घनत्व जो है असमान है, मतलब पृथ्वी के अंदर घनत्व समान नहीं है। तो अब हम देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में इन तरंगों के द्वारा। ये पी वेव होती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कैसे हम समझ सकते हैं इनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो ये जो एस वेव होती हैं, ये क्या करती है, पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर 30 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर, 30 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर केंद्र की ओर मुड़ जा रही थी। से ये पता चल रहा था कि ये केंद्र 30 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर केंद्र की ओर मुड़ जा रही थी। और जो हमारी पी वेव थी, ये क्या कर रही थी, कुछ तो मुड़ जा रही थी, लेकिन कुछ गति में विचरण के बावजूद भी पृथ्वी के केंद्र को पार कर रही थी। गति में विचरण के बावजूद भी पृथ्वी के केंद्र को पार कर जा रही थी, जबकि एस वेव 30 किलोमीटर की गहराई के आगे नहीं जा रही थी। तो अभी हमने बताया था कि ये जो तरंगे होती हैं, अगर केंद्र की ओर मुड़ जा रही, जहां पर पृथ्वी की सतह पर जहां पर ये पृथ्वी की सतह पर जहां पर भी ये मिलती है जाकर के, उसे हम केंद्र बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, मुड़ जा रही थी। तो इससे हमें ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर 30 किलोमीटर के आगे कहीं ना कहीं तो घनत्व अलग है, कहीं ना कहीं तो घनत्व अलग है। और क्या इससे हमें पता चल रहा था, क्योंकि ये जो तरंगे थी, एस वेव जो थी, सिर्फ पदार्थ के ठोस माध्यम में ही चल सकती थी। किस माध्यम में, पदार्थ के ठोस माध्यम में चल सकती थी। तो इससे हमें एक बात का और पता चला कि 30 किलोमीटर के आगे पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसी परत है जो द्रव माध्यम में है, क्योंकि ये तरंगे आगे जा नहीं रही थी। इससे हमें ये पता चला। और जो हमारी एस वेव थी, ये क्या कर रही थी, जा रही थी, कुछ तो मुड़ जा रही थी। इससे क्या पता चला कि कहीं ना कहीं घनत्व असमान है पृथ्वी के अंदर। और ये क्या कर रही थी, पृथ्वी के अंदर ये पृथ्वी के केंद्र को भी पार कर रही थी। गति में विचलन के बावजूद भी पृथ्वी के केंद्र को
पार कर रही थी। तो इससे हमें ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर घनत्व असमान है, क्योंकि ये विचरण की स्थिति में जा रही थी। पार तो कर रही थी क्योंकि ये पदार्थ के ठोस द्रव दोनों माध्यमों में चल सकती है। तो इससे हमें ये तो पता चला कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई परत है जो द्रव अवस्था में है, और ये क्या कर रही थी, विचरण के माध्यम के आगे केंद्र को पार कर रही थी। इससे हमें ये भी पता चला कि पृथ्वी के अंदर घनत्व असमान है। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या होता है कि अगर माध्यम में घनत्व असमान होता है तो इनकी गति जो होती है, इनकी गति भी असमान होती है। मतलब अगर पृथ्वी के अंदर अगर घनत्व कम है तो ये तरंगे धीरे जाएंगी, और अगर घनत्व ज्यादा है तो ये तेजी से जाती हैं। इनकी ऐसी प्रकृति होती है। तो अभी हम देखते हैं तरंगों में गति के अंतर तरंगों में गति के अंतर के आधार पर, तरंगों में गति के अंतर के आधार पर, तरंगों में गति में अंतर कहाँ होता है, जहां पर घनत्व में अंतर होता है। जब माध्यम तरंगों में गति के अंतर के आधार पर नहीं, तरंगों में गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। तरंगों के गति में अंतर तभी आता है, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तरंगों के गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में आता है, माध्यम के घनत्व में आता है। मतलब अगर माध्यम जो है, अभी हमने बताया था, अगर हर जगह पे समान है घनत्व तो ये सीधी जाएंगी, और अगर असमान है तो ये टेढ़े मेढ़े, इनकी गति जो होती है तिरछी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, विचरण हो जाती है इनकी गति में। तो तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में आता है। अगर घनत्व कम है तो इनकी गति धीरे होगी, और अगर घनत्व ज्यादा है तो इनकी गति भी तेज हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में आता है। तो गति में अंतर के आधार पर, तरंगों के गति में अंतर के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, P and S, P स्टार and S स्टार, PG and SG। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि पृथ्वी के अंदर 3 जगह पर, पृथ्वी के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। इनसे हमें ये पता लगा कि 3 जगह पर अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जा रही हैं। परतें पाई जाती हैं।
इनसे हमें ये पता चला। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर 3 भाग होंगे, जिनमें क्या अलग अलग तीनों परतों का अलग अलग घनत्व होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इनसे क्या पता चलता है। देखेंगे कि और इनसे क्या पता चला। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर, हमें जो भूकंप विज्ञान से साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 वृहद मंडल कौन कौन से होते हैं? जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे पृथ्वी का केंद्र है। अगर इसको हम यूं कर दें, एक पार्ट ले ले तो ये सेम यही हो गया। तो 3 वृहद मंडलों में, मतलब 1 2 3, ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 वृहद मंडलों में और गति में अंतर के आधार पर। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी के अंदर 3 जगहों पर अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जा रही थी। 3 जगह परतों के घनत्व में अंतर आ रहा था। तो गति के गति में अंतर के आधार पर इन वृहद मंडलों को 3 उपमंडलों में बांटा गया है। मतलब ये जो वृहद मंडल है इनको फिर 3 उपमंडल में बांटा गया है। हम देखते 3 उपमंडल कौन कौन से। ये हमारे 3 उपमंडल होते हैं, 3 उपमंडलों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं, इसे हम ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं या भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी मतलब ऊपरी क्रस्ट, और इसे हम निचला क्रस्ट बोलते हैं। इसे ऊपरी मेंटल और इसे हम निचला मेंटल बोलते हैं, और इसे हम बाह्य क्रोड और इसे हम आंतरिक क्रोड बोलते हैं। अब ये जो होती हैं इन्हें एक सीमा द्वारा अलग किया गया होता है, जिसे हम पहले को जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इसके बाद कोई परत ऐसी है जिसका घनत्व असमान है, मतलब अलग है, इसके घनत्व में असमानता है। इससे हमें ये पता चलता। तो इस जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करते हैं उसे हम कोनराड असांतत्य बोलते हैं। और जो ऊपरी क्रस्ट और निचली, जो ऊपरी क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है उसे हम मोहो असांतत्य बोलते हैं। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जो अलग करती है उसे हम रैपिडी असांतत्य बोलते हैं। जो मेंटल और क्रोड को अलग करती है उसे हम गुटेनबर्ग असांतत्य बोलते हैं। और जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को अलग करते उसे हम लेहमन असांतत्य बोलते हैं। तो ये हमारे पृथ्वी के बारे। अब हम देखेंगे कि ये जो होती है ये मतलब कितनी किलोमीटर से कितनी किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। तो हमारी जो भूपर्पटी होती है ये 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। और उसके बाद जो मेंटल का भाग होता है ये ऊपरी मेंटल हमारी ऐसे हम देख ले तो 35 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक मेंटल पाई जाती है। और ये बाह्य क्रोड ये जो क्रोड होती है 29 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि पृथ्वी की केंद्र की गहराई कितनी है। तो पृथ्वी के केंद्र की गहराई 6371 किलोमीटर है। अभी तक पृथ्वी के अंदर जा पाना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि क्या 32 मीटर की गहराई पर जाने पर ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, और इसके अंदर जाने पर बहुत तेजी से तापमान बढ़ता है, जिसके कारण क्या पृथ्वी के अंदर जा पाना संभव नहीं है। तो अभी तक पृथ्वी के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जाया गया है। सिर्फ कितने 12 किलोमीटर की गहराई तक जा पाना ही संभव हो पाया है।
तो अब हम देखेंगे इनके बारे में। और अभी हम देखते हैं अब हम सबसे पहले भूपर्पटी की ओर देखेंगे। भूपर्पटी भूपर्पटी के बारे में अब हम देखेंगे। भूपर्पटी, तो ये हमारी भूपर्पटी होती है 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अभी हम देखते हैं। भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया है। इसे हम महाद्वीपीय कहते हैं और इसे हम महासागरीय कहते हैं। इसे हम ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट भी कह सकते हैं। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। इसकी ये जो होती है महाद्वीपीय भाग, इसकी ऊंचाई 35 किलोमीटर से लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। और ये जो औसतन इसकी गहराई वैसे तो 35 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन इसकी 70 किलोमीटर तक होती है और ये 70 किलोमीटर तक होती है। और ये होती है हमारी 4 से 6 या 6 से 7 किलोमीटर तक होती है। कहीं कहीं पर पर्वतों की गहराई, मतलब पर्वत जितने ऊंचे होते हैं और उतने भी अंदर भी गहरे होते हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं पर ये 70 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। तो अब हम इसे ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसे जो अलग करते हैं उसे कोनराड अशांतत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनराड अशांतत्य। कोनराड अशांतत्य बोलते हैं। इसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? कौन सा तत्व? तो इसमें ऑक्सीजन, इसे हम सियाल भी कहते हैं। इसे हम सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं सियाल? क्योंकि इसमें सियाल हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका एल्यूमिनियम खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। इसमें ऑक्सीजन, और सिलिका एल्यूमिनियम खनिज तत्व की प्रधानता होती है और ऑक्सीजन तत्व की प्रधानता होती है, जिसके कारण इसे हम सियाल कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। तो अब इसका हम देखते हैं कि औसत घनत्व कितना होता है। इसका घनत्व कितना होता है? तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका घनत्व कितना होता है? घनत्व ये होता है, कितना होता है? तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। किसका? भूपर्पटी का। 0 से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक, 0 से 100 या 200 किलोमीटर तक स्थल मंडल कहते हैं के भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। और 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के भाग को हम क्या? 100 से 400 किलोमीटर के भाग को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या? स्टेनोस्फेयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल कहते हैं। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लावा वगैरह निकलता है, वो सब इसी भाग से निकलता है, दुर्बलता मंडल से ही। तो अब हम देखेंगे मेंटल की ओर
ये अभी इसकी अवस्था कौन सी होती है, ये किस अवस्था में पाई जाती है? तो सभी को पता है जो हमारी क्रस्ट है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब हम देखते हैं मेंटल की ओर। अब हम मेंटल की ओर देखेंगे। तो मेंटल को हम इंग्लिश में मेंटल ही बोलते हैं और हिंदी में इसे हम पवार बोलते हैं। हिंदी में इसे हम पवार बोलते हैं। हिंदी में पवार बोलते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? जो हमारी ऊपरी मेंटल है वो 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ऊपरी मेंटल जो हमारी होती है वो 35 से ऊपरी मेंटल 35 से 700 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 700 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। जो हमारी निचला मेंटल है वो 700 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। 3200 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसका घनत्व कितना होता है? पहले हम अवस्था देख लेते। तो इसकी कौन सी अवस्था होती है? ये हमारी सबसे बाहरी परत क्रस्ट होती है और उसके बाद दूसरी कौन सी परत होती है? उसके बाद दूसरी परत मेंटल होती है। और इसकी अवस्था, तो ये गाढ़े, मतलब ना ही ठोस की अवस्था में होती है और ना ही पूरा तरल अवस्था में होती है। ये गाढ़े अवस्था में होती है। ये गाढ़े अवस्था में होती है, ना ही ठोस ना ही द्रव, तीसरी अवस्था में होती है। ये किस अवस्था में होती है? तो ये गाढ़ी होती है पूरी। ये पूरा गाढ़ा अवस्था होता है या तीसरी अवस्था होती है इसकी। अब हम देखते हैं कि इसका घनत्व कितना होता है। तो इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो हमारी मेंटल को, जो मेंटल होती है उसे हम सीमा बोलते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिलिका मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों से मिलकर के बनी होती, इसलिए हम इसे सीमा बोलते हैं। क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो अब हम देखेंगे अब हम क्रोड की ओर देखेंगे। क्रोड, बाह्य क्रोड जो होती है वो 29 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच होती है। बाह्य क्रोड जो होती है बाह्य क्रोड क्या है? 2900 किलोमीटर से
2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। और जो आंतरिक क्रोड है वो हमारी 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, जो हमारी पृथ्वी का केंद्र है। तो हमारी जो ये बाह्य क्रोड होती है ये तरल अवस्था में होती है, और जो हमारी आंतरिक क्रोड होती है ये ठोस अवस्था में होती है। तो कुछ लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो इसे तो तरल अवस्था में होना चाहिए, इसे तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, और तो इसे ठोस अवस्था में होना चाहिए, इसे भी तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ठोस अवस्था में होती है। क्यों? तो इसका एक रीजन है। अगर तापमान पर दाब प्रभावी हो जाता है तो अवस्था ठोस होती है, और अगर तापमान दाब पर प्रभावी हो जाता है तो अवस्था द्रव होती, मतलब तरल अवस्था होगी। मतलब कि अगर दाब अधिक है तापमान से, दाब अधिक है तापमान से, तो अवस्था यहाँ पे ठोस होगी, और अगर तापमान दाब से, मतलब अगर तापमान दाब पर प्रभावी है तो अवस्था तरल होगी। इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पे अधिक दाब है, जिसके कारण ये अवस्था क्या है? ठोस अवस्था है, और यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे तापमान दाब पर प्रभावी है, इसलिए इसकी अवस्था कौन सी है? तरल अवस्था है। मतलब जो बाह्य क्रोड होती है, बाह्य क्रोड हमारी किस अवस्था में होती है? तो ये बाह्य क्रोड ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में होती है, और जो आंतरिक क्रोड है ये ठोस अवस्था में होती है। आंतरिक क्रोड हमारी ठोस अवस्था में होती है। इसका घनत्व कितना होता है? तो जो बाह्य क्रोड है इसका घनत्व, बाह्य क्रोड का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जो आंतरिक क्रोड होती है इसका 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये हमारी क्रोड का घनत्व होता है, क्रोड का घनत्व होता है, क्रोड का घनत्व होता है। तो हम भूकंप विज्ञान के द्वारा ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। यही एक हम कह सकते हैं वैज्ञानिक साक्ष्य है, जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। इसे हम निफे बोलते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग जो क्रोड है, इसे हम निफे बोलते हैं। क्यों निफे बोलते हैं हमने पहले ही बताया था, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता है, खनिज तत्वों की प्रधानता है। निकेल और फेरस, निकेल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि हमारी जो पृथ्वी आंतरिक भाग में कैसी है। तो हमारी पृथ्वी जो आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है, और फिर उसे और 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से थे? क्रस्ट, मेंटल, कोर। और अगर इनको हम अलग अलग कर दे तो जैसे ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऐसे मतलब 2-2 भाग हो जाते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाया? भूकंप विज्ञान के द्वारा ही। तो
बस इतना सा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।